एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। ओके ओके ठीक है सर। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये तो हमारे पास आ गया था। इससे हमने कहा था कि ओके, अगर स्क्यूनेस ग्रेटर देन 1 है सो दैट मीन इट्स अ पॉजिटिव स्क्यू, सो राइट टेल लॉन्गर है। बट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, स्क्यूनेस एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब दिस इज ऑलमोस्ट 1, सो हमने कहा था अगर ये 1 या क्लोजर टू 1 है इट्स अ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो हम हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, द रीजन इज मीन और वेरिएंस उसमें इक्वल होता है, ठीक है जी। फिर हमने कहा था कि ओके आपने क्या करना है, आपने हिस्टोग्राम बनाना है। सो ये जो हमारे हिस्टोग्राम बनाया है इन्होंने की गलती कर दी है, ये बिन्स तो ये वाले तो सही कैलकुलेट किए हैं बट यहाँ पे गड़बड़ कर गए, ठीक है। सो हमने कहा था कि हिस्टोग्राम कभी भी आपने जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो एक नहीं फिक्स करनी, आप उसके 2-3 बना के देख ले, मसलन जैसे इन्होंने कोशिश भी किया 7 और 8 पे, बट द एक्चुअल जो हिस्टोग्राम इसका बन रहा है ना वो ये बन रहा है, ये जो अभी मैंने बनाया है, ठीक है। अब आपने करना है क्या है, बेसिकली आपने आई डोंट नो कि ये आपने क्या किया, बट आपने ये जो बिन्स बनाए हैं आपने बेसिकली जाना है डाटा, डाटा एनालिसिस, हिस्टोग्राम और आपने इनपुट डाटा, सो मैंने ऑलरेडी इनपुट डाटा दिया हुआ है, राइट, सारे का सारा। राइट। देन बिन बिन की आपने रेंज दे दी, ये सारी की सारी बिन की रेंज आ गई, ठीक है जी, बिन वाली रेंज। ओके, और देन फिर आपने क्या करना है, आउटपुट आप इसी शीट पे रखना चाह रहे हो तो उसका एड्रेस दे दो सेल का, अगर आप न्यू पे करना चाहते हो न्यू, एंड देन चार्ट आउटपुट, जस्ट प्रेस ओके करो। सो वो आपको हिस्टोग्राम जो दे देगा, देन आपने बस उसका गैप रिमूव करना है। सो दिस इज द राइट शेप इसकी, राइट सर, मैं ठीक। समझ गया। मैंने सर बिन रेंज ही नहीं दी। हाँ नहीं नहीं, वो बिन रेंज देनी है, सो बिन रेंज दोगे तो देन आपका वो हाँ। फिर वो प्रॉपर बैच जाएगा। सो दिस इज लुक लाइक एक्सपोनेंशियली राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी, राइट, ठीक है। जी सर। ओके, साथ ही साथ हमने लास्ट में बॉक्स प्लॉट को भी देखा था। सो बेसिकली बॉक्स प्लॉट जो है वो भी हमें शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही बताता है, लाइक स्पेशली कि इज इट सिमेट्रिकल और इज इट स्क्यूड, राइट। सो वो एक्सेल में बनाना काफ़ी मुश्किल है, सो इसलिए मैं उसको एक्सेल पे नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि उसमें वो काफ़ी ट्रिक्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ मिनी टैब को, ठीक है जी। राइट सर। ओके, ये मिनी टैब वाली फाइल मैंने शेयर भी की हुई है। बहरहाल डेटा वही है जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, इंटर अराइवल टाइम। सो आपने हिस्टोग्राम सॉरी बॉक्स प्लॉट कैसे बनाना है, यू विल गो टू ग्राफ, then you will click on box plot, right, simple, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, सो जस्ट थ्रो द वेरिएबल्स, और डेटा व्यू में आके अगर आप मीडियन की वैल्यू लगाना चाह रहे हो सो मीडियन के ऊपर क्लिक कर दें, सो वट एवर द वैल्यू वांट टू सी, सो उन पे आप क्लिक कर दो। सो इंटर क्वार्टर रेंज हमें चाहिए, आउटर बॉक्स आउटर सिंबल भी हमें चाहिए और मीडियन चाहिए, प्रेस ओके एंड प्रेस ओके कर दें, ठीक है। लेट मी चेंज इट, और आपने क्या करना है, हाँ, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल बना देगा, ठीक है ना, लाइक दिस। अगर नहीं करेंगे तो वो वर्टिकल सेल्स में बनाएगा, ठीक है जी। ओके, ये बॉक्स राइट। बॉक्स प्लॉट की बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि अगर ये मीडियन वैल्यू एग्जैक्टली सेंटर में लाई कर रही हो, ठीक है, बॉक्स के, तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल है। बट अगर ये क्लोजर टू हो Q1 सो दैट मीन इट्स अ पॉजिटिव स्क्यूड, राइट। और अगर ये क्लोजर टू Q3 हो तो देन इट वुड बी नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है जी। सो बेसिकली सिमेट्रिकनेस और स्क्यूनेस सेंस जो है वो आप बॉक्स प्लॉट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। राइट सर। बट नॉर्मली ये कहा जाता है कि इट कुड बी बेटर कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहे होते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट जो आ जाता है वो हिस्टोग्राम आ जाता है। हिस्टोग्राम आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट शेप की सेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट। राइट। और सर हिस्टोग्राम में हम शेप देखकर ही और बाकी पैरामीटर्स देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल, हिस्टोग्राम के अंदर हम शेप को देख रहे होते हैं, ठीक है,
और जो बाकी हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, हमने कहा था कि जो मीन है वो हमेशा टेल की तरफ लाई कर रहा होता है, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो चाहे नेगेटिव स्क्यूड हो। अगर सिमेट्रिक है तो सेंटर में लाई कर रहा होगा, जबकि मॉड जो है वो पी की साइड पे लाई कर रहा होता है और मीडियन सेंटर में लाई कर रहा होता है। ठीक है, सो उसको देख के भी आप बता सकते हैं इज इट अ स्क्यूड और नॉट, और स्क्यूनेस वैल्यू राइट भी हमें यही बता रही होती है। सो स्टेप नंबर 1 बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और हाइपोथेसाइज करना कि इस पर्टिकुलर डाटा के लिए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर दैट अगेन एंड अगेन कि स्टेप 1 पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम जस्ट हाइपोथेसाइज करते हैं, ठीक है। और आप डिफरेंट क्लासेस बना के, डिफरेंट क्लास इंटरवल्स लेके जो है वो उसको बनाने की कोशिश करते हैं और हाइपोथेसाइज करते हैं, ठीक है। कभी भी सिंगल के ऊपर हम नहीं रहते, राइट। राइट सर। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर ली हुई है। अब हम उसका नेक्स्ट स्टेप ये कर रहे हैं कि जो हमने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई की है, क्या वो ठीक की है या नहीं की, ठीक है। सो अभी तक हमने जो है वो हमने जब शुरू किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने का, तो हमने कहा था कि हम डाटा बेसिकली सिमुलेशन करनी है तो हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करनी है। तो उसके 3 मेथड थे, एक था ट्रेस लॉजिक। ट्रेस डाटा या ट्रेस लॉजिक के अकॉर्डिंगली क्या करते थे, हम प्रीवियस डाटा को एज इट इज़ यूज़ करते थे। सेकंड स्टेप ये था कि आप क्या करते हो, आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करते हो। सो वी हैव मेनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। हम क्या करते हैं, हम उनको डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके ये कौन सी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, अगर उनको फॉलो कर रहा है दैट्स गुड, तो फिर हम उसको पिक कर लेते हैं। थर्ड हमने कहा था कि इम्पिरिकल, सो इम्पिरिकल वाले को अभी हमने स्टडी नहीं किया। सो वो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम उसकी तरफ आ जाएंगे, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन तीनों में से अगर कोई रेंडमनेस आपका प्रोसेस है, सो ट्राई टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो सूटेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो कि आपके डाटा को बेस्ट फिट आ रही होती है, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। और उसके हमने कहा था कि 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप बेसिकली क्या करते हो, सबसे पहले हाइपोथेसाइज करते हो। हाइपोथेसाइज का मतलब ये है कि हम मफरूज़ा क्रिएट कर रहे होते हैं अबाउट कि ओके ये डाटा इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या इस डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट वगैरह। ओके, वंस कि आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो हमने देखा था कॉन्टिन्यूस में हमने कहा, हमने हाइपोथेसाइज किया कि हमारा जो डाटा है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि हमने जब डिस्क्रीट डाटा को हमने एनालिसिस किया था तो हमने हाइपोथेसाइज किया कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। राइट सर। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है कि अब आपने उस डाटा को यूज करते हुए अपने उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसका क्या मतलब है, जैसे वी नो दैट इस हर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर है लैम्डा, गामा के 2 पैरामीटर्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है। ज्योमेट्री का एक पैरामीटर है पी, बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स हैं एन एंड पी। सो हम क्या करते हैं, हम उन पैरामीटर्स की वैल्यू को बेसिकली अपनी इस डाटा के जरिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम ये हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि इस डाटा के अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है वो एक्सपोनेंशियल बन रही है, तो देन आपके उस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, राइट। राइट सर। ओके, सो अब हम करेंगे क्या कि जब हम उन पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड है। नंबर 1 मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, नंबर 2 मेथड ऑफ मूवमेंट्स। सो व्हाटएवर जो भी है वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में से जो सबसे पावरफुल और बेटर मेथड है वो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। लेकिन इस मेथड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि सम टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलस को यूज कर रहे होते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में, करेंगे क्या कि हम एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे, फिर उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सम टाइम्स कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के जो फंक्शंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, मीन मैथमेटिकली हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या होता है
या तो आप मेथड ऑफ मूवमेंट्स अप्लाई कर लो, या आप जो है उसको डाटा के जरिए ही एस्टिमेशन करने की कोशिश करो। जबकि मेथड ऑफ मूवमेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, ठीक है। अब ये मेथड्स क्या हैं, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बिफोर दैट कि हम इन मेथड्स को पढ़ें, हमने यहाँ पे बात क्या की कि हमने पैरामीटर्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है, ठीक है जी। सो दैट मीन कि जब हम पैरामीटर्स की एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हम उस पैरामीटर को जो कह लें कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है सैंपल बेस्ड पे, उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। जैसे जनरली हम कहते हैं कि म्यू का एस्टिमेटर जो है वो है एक्स बार, राइट। हम कहते हैं वेरिएंस का एस्टिमेटर क्या है, एस स्क्वेयर। अब वो एस स्क्वेयर कैपिटल एस स्क्वेयर है या स्मॉल एस स्क्वेयर, ये भी हमने देखना है। सो दैट मीन कि जब हम ये कहते हैं कि पैरामीटर का जो एस्टिमेटर है वो कौन सा है, राइट अगर हम कहते हैं कि जी पैरामीटर का एस्टिमेटर सपोज म्यू का एस्टिमेटर एक्स बार है, तो अब इस एक्स बार के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बेस्ट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है या नहीं। वैसे तो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम मेनली 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक इग्नोरेबल है, बहरहाल इंपॉर्टेंट तो है, सफिशिएंसी की होती है, बट 3 प्रॉपर्टीज हमने लाजमी देखनी है। वन इज कि क्या आपका वो जो एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड है, ठीक है, अनबाइस्ड, राइट। अब ये अनबाइस्ड क्या होता है, अभी मैं इसको डिटेल में भी हम डिस्कस करते हैं, बट इसकी डेफिनेशन ये है कि जो आपने डिसाइड किया कि इस पैरामीटर का एस्टिमेटर एक्स बार है, राइट, अगर आप उस एस्टिमेटर का मीन लो, मीन उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लो, तो वो एग्जैक्टली आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वलेंट आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि जी जैसे वेरिएंस का जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो कैपिटल एस के नहीं स्मॉल एस स्क्वायर होता है, सो इट मीन इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू होनी चाहिए पॉपुलेशन वेरिएंस के, राइट, Right, right, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं अनबायस्ड। अगर ये इक्वल नहीं आता तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, बायस्ड। इट मींस कि वो वाला एस्टिमेटर बायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, ठीक है। मीन उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जैक्टली आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल नहीं आती। जैसे कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर का बायस्ड एस्टिमेटर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, ठीक है जी। right. ओके, सेकेंड चीज जो हमने देखनी होती है वो हमने देखनी होती है कि क्या आपका अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अनबायस्ड है या बायस्ड है। वंस यू हैव चेक दैट, द सेकंड स्टेप इज कि क्या वो एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है, ठीक है जी। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि क्या वो हर दफा आपको जो वेरिएंस दे रहा है वो स्मॉलर वेरिएंस दे रहा है। ऐसा तो नहीं दे रहा कि एक दफा जब मैं मीन को एक्स बार के जरिए कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो डाटा के अंदर वेरिएशन आती है वो कम आती है, लेकिन जब मैं दूसरी दफा उसी मीन को एक्स बार के जरिए एस्टिमेट करता हूँ तो वेरिएशन बहुत ज्यादा शो करता है, ठीक है। सो एस्टिमेटर का क्या मतलब है कि एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि आपके इंटायर डाटा को बेस्ट सुटेबली रिप्रेजेंट कर रही हो, राइट। अब मैं Right. कंसिस्टेंसी को एक लेमैन लैंग्वेज में इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने एक क्लास जो है वो हमारी जो है वो पूरे स्कूल के मेंटल लेवल को या एजुकेशन लेवल को रिप्रेजेंट करती है। एक दफ़ा तो मैं ये करूँ कि उस क्लास का मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो सामने शो करूँ और हमें पता चले कि जी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और एक दफ़ा मैं ऐसा बच्चा रिप्रेजेंट करवा दूँ जो जो बिल्कुल आंसर ना कर सके, बहुत नालायक हो। सो इट मीन वो जो आप यूनिवर्सिटी के नॉलेज लेवल को चेक कर रहे हो बेस्ड ऑन दो सैंपल, दो स्टूडेंट, वो बायस्ड नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, Right. ठीक है। सो हमें एक ऐसा ठीक. बच्चा लेके आना होगा जो कि आपके इंटेलिजेंस और लोअर लेवल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो दैट मीन एक्स बार क्या है, एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि आपके पॉपुलेशन डाटा को या डाटा को कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट कर सके, सो उसमें वेरिएशन कम से कम हो। सो दैट मीन कंसिस्टेंसी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा एस्टिमेटर जिसके अंदर वेरिएशन कम से कम हो, with the minimum variance estimator that would be called as a consistent estimator, right? ओके, Right, sir. जो थर्ड होता है वो क्या होता है, दैट इज एफिशिएंसी,
ठीक है जी। एफिशिएंसी आपने फिर कैलकुलेट करनी होती है कि क्या वो जो एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि एक ही पैरामीटर है म्यू, मैंने उसका एक x1 बार निकाला क्योंकि x1 बार उसका एस्टिमेटर है, एक मैंने x2 बार निकाला। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये वाला मीन मेरा ज़्यादा एफिशिएंट है या ये वाला मेरा मीन है ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। इन जनरल सेंस में क्या कहा जाता है कि ऐसा एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस जो है वो स्मॉलर हो, वो ज़्यादा एफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। ठीक है जी। सो लाइक जैसे अगर मैं कहता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज लेस देन वेरिएंस ऑफ एक्स बार टू, so that means x1 is more efficient than x bar 2 to estimate the population parameter mu. Is it clear? राइट। ओके, सो अब हम कर क्या रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले अनबाइस्ड की तरफ। ठीक है, बट लेट मी डिफाइन कि जी पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है। जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है कि अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ सम न्यूमेरिकल पैरामीटर मीन a single numerical value, ठीक है, theta hat is representing the estimator, a single numerical value who can represent the value of the parameter, like अगर हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, अगर मैं इसका x बार कैलकुलेट कर दूं तो हम कहेंगे कि ये जो x बार की वैल्यू है यही वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू की है। ठीक है, और एक और चीज याद राइट। रखिएगा कि पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के दो मेथड है, वन इज पॉइंट एस्टिमेशन, अनदर इज इंटरवल एस्टिमेशन। सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉइंट एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें, हम एक रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि ओके आपका जो हम इतने परसेंट कॉन्फिडेंट है कि आपका पॉपुलेशन पैरामीटर इस रेंज के अंदर लाई करेगा। सो राइट नो जो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो हम पॉइंट एस्टिमेशन पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे होंगे। राइट। ठीक है जी, ठीक। पॉइंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्लियर हुई? जी ठीक है, सर। ओके। सो अब हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है, लाइक जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि अगर आप अपने एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू लो और वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर की इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं अनबायस्ड, राइट। बट आपकी जो एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू और अगर मीन जो है वो इक्वल टू जीरो ना आए, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बायसनेस ऑफ दैट एस्टिमेटर। ठीक है, सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द ठीक। बायसनेस। सो अब हमें करना है कि हम सैम्पलिंग बेस्ड के ऊपर हम उस एस्टिमेटर को कैलकुलेट करते हैं और हम कहते हैं कि ओके कि क्या ये अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है या नहीं है। इन अदर सेंस इज दैट एस्टिमेटर इज अनबायस्ड और नॉट। फॉर दैट हम क्या करते हैं, हम ये छोटे से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जी एक्स बार जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर का जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, राइट। ठीक है, राइट। अब हम इसको प्रूव करें कि क्या वाकई ऐसा है कि जो आपका एक्स बार है वो पॉपुलेशन पैरामीटर का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सो अनबायस्ड की क्या है कि अगर आप अपने एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू लो तो वो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आना चाहिए म्यू के। ठीक है जी, हमने क्या किया इसका प्रूफ करने के लिए, हमने एक्स बार के फार्मूला को ओपन कर दिया। सो वी नो दैट एक्स बार किसके बराबर होता है, समेशन एक्स ओवर एन। सो दैट मीन्स समेशन एक्स को जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2 अप टू xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है जी, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम बाहर ले आते हैं, सो 1/n बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, हर वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 एंड सो ऑन। एंड we know that the expected value of any x is equal to जो है वो म्यू के होता है बराबर। नहीं पढ़ा ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बराबर होता है किसके, दिस इज इक्वल टू म्यू, राइट। ठीक है जी, सो सो ये भी म्यू आ जाएगा, म्यू टू म्यू थ्री। सो बेसिकली ये क्या बन गया, एन म्यू। सो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, सो वी गॉट द म्यू। सो दैट मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, राइट। राइट इस सर। इसी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स जो है उसका मीन म्यू इक्वल नहीं होता।
बिल्कुल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का जो मीन है वो किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स म्यू के बराबर होता है ना। सर बाद में तो मीन मतलब बिल्कुल। अगर स्टेबल आप वैल्यू तो मीन के इक्वल नहीं 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 क्यों नहीं होती? जब आप यहाँ पे x1 ले रहे हो दैट मीन दिस इज अ वेक्टर, राइट? ओके। क्योंकि जब आप यहाँ ये पे अकेला एक म्यू बिल्कुल ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट बेसिकली कर रहा है, ठीक है ना। ये कोई एक सिंगल न्यूमेरिक, जब आप वेरिएबल कहते हो ना तो वेरिएबल का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, x1 जो है वो एक रैंडम सैंपल है ऑफ साइज n, सो दैट मीन दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल नॉट द मीन ऑफ द वेरिएबल। क्या कह रहे हो? मैंने कहा वेरिएबल है नॉट द मीन ऑफ द वेरिएबल। बिल्कुल मीन ऑफ वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपकी जो, अगर मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगेन कि आपकी जो मीन की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? मीन की डेफिनेशन होती है अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू who is representing the each and every data points that are lying in your data, ठीक है ना। ओके। ठीक है, सो दैट मीन ये भी जो है वो म्यू के बराबर है, ये भी म्यू के बराबर है, ये भी म्यू के बराबर है, राइट। सो एवरी डेटा पॉइंट जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू योर मीन, क्योंकि मीन की डेफिनेशन ये है, राइट। जी। ठीक है, ओके। सो अब हम आ जाते हैं वेरिएंस की तरफ। सो मैंने वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला लिया? n-1 वाला, राइट। अगर आप n वाला लोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बायस नहीं है, बहरहाल फिलहाल हम n-1 लेते हैं। सो हमारे पास क्या है कि अगेन अनबायस की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर मस्ट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए? पॉपुलेशन वेरिएंस के। सो देन इट वुड बी अ अनबायस्ड एस्टिमेटर, ओके। सो हमने क्या किया, हमने ले लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, सो एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? समेशन i1 टू n x माइनस एक्स पर का स्क्वायर ओवर n-1, राइट। ठीक है जी। जी सर। ओके, सो अगेन हमने क्या किया, हमने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। सो 1 ओवर n-1 बाहर आ जाएगा, इस स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया। सो समेशन i1 टू n और इस स्क्वायर को a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। राइट सर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समेशन को अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं समेशन को अंदर अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर, राइट। और जब समेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब वो किसी कांस्टेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब क्या है, एक्स बार एक कांस्टेंट नंबर है, एक्स बार एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, ठीक है। सो जब समेशन जो है मीन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तब ये समेशन की फॉर्म नहीं बल्कि एन की फॉर्म ले लेगा, एन मीन नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। राइट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस एन एक्स बार स्क्वायर, ओके। सो जब हम समेशन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बार क्या है? कांस्टेंट है, माइनस 2x बार, राइट। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? समेशन एक्स आई, यही हो जाएगा, राइट। और जी। समेशन ठीक। क्या है? i1 टू n, और वी नो दैट कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ समेशन एक्स आई को एन एक्स बार। क्यों क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो समेशन एक्स किसके बराबर है? एन एक्स बार के, राइट। राइट। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2n x बार स्क्वायर, राइट। ठीक है। सो जब हम क्या करेंगे, माइनस 2n x बार में से पॉजिटिव n x बार माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया? माइनस n x बार स्क्वायर, ठीक। ठीक है जी। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो एक्सपेक्टेशन बाहर थी इसको हमने अंदर अप्लाई कर दिया। सो अगेन याद रखिएगा जब हम एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई करेंगे तो समेशन बाहर आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर, ओके। राइट सर, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू को हमने दो दफा मल्टीप्लाई किया, पहले ऊपर स्टेप में और फिर दोबारा। नहीं नहीं नहीं, हमने एक्सपेक्टेशन को अंदर पहले अप्लाई ही नहीं किया था, हमने सिर्फ समेशन को अंदर अप्लाई किया था। अब आके हम राइट सर। अब आके हम एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है जी। ओके सर। ओके, सो ये हमने एक्सपेक्टेशन को अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है जी वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होता है जी समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि म्यू का स्क्वायर। यही होता है ना, यही होता है, जी सर। राइट? सो मेरे पास अब मैं ये लिख सकता हूँ कि इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, जी सर। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा। सो मैंने इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख दिया म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, राइट? ओके, राइट। अब हमारे पास क्या है जी माइनस एन। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, अब ये सिंपल एक्स नहीं है, एक्स बार है। रिमेंबर दैट कि जब एक्स बार की अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्टेशन लोगे, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो तो बराबर होता है म्यू के, ठीक है ना? लेकिन जो सिग्मा एक्स बार होता है, सिग्मा एक्स बार किसके बराबर होता है? सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के, राइट? इसी के बराबर होता है ना। और आपके पास जो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार है वो किसके बराबर होता है? सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है, राइट? राइट। सो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू एक्स बार स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्स बार कर दें तो ये तो म्यू आ गया, ये किसके बराबर आ गया? सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, इधर आकर हम क्या कर लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर बराबर है म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के। इज इट क्लियर? राइट। क्लियर हुआ? ओके, जी। सो अब हम क्या कह रहे हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस एन म्यू स्क्वायर और माइनस सिग्मा स्क्वायर एन, एन से कैंसिल हो जाएगा, राइट? ठीक है। और यहाँ पे हमने जब समेशन को अप्लाई किया तो अगेन किसी कांस्टेंट के साथ या पैरामीटर के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा एन की फॉर्म, एन म्यू स्क्वायर प्लस एन सिग्मा स्क्वायर माइनस एन म्यू स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। सो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है? और यहाँ से हमने सिग्मा स्क्वायर को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या बच गया एन माइनस वन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है? सो एन माइनस वन से कैंसिल हो गए तो क्या बच गया सिग्मा स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल एस स्क्वायर जहाँ पे डिवाइडेड बाय एन माइनस वन होता है वो हमारा जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। सो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर जो है जिसका फार्मूला एन माइनस वन होता है, अगर ये अनबाइस्ड है तो कैपिटल एस के अंदर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन में एन होता है, ऐसे ही होता है ना, राइट। ठीक है ना? तो जी। इसका मतलब है बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन फार्मूला के अंदर होगा क्या कि यहाँ पे n माइनस वन की बजाय हमारे फार्मूला में होगा n, ठीक है? राइट। सो इट मीन अगर मुझे कैपिटल एस स्क्वायर को का जब मैं अनबाइस्डनेस चेक करूंगा तो कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो बाइस्ड तब होगा कि अगर हम अपने सिग्मा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, n माइनस वन डिवाइडेड बाय n से, ठीक। ठीक है जी? सो इट मीन राइट। ये वाली जो वैल्यू है वो मेरी बराबर आ जाएगी अनबायस के। अगर मैं ये वाला फैक्टर नहीं रखूंगा तो इट मीन मेरा ये जो कैपिटल एस स्क्वायर है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, वो बायस्ड एस्टिमेटर है। ओके, ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपने चेक करना है कि क्या हमारा जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है या नहीं। ओके, नंबर 2 हमने कहा था कि हमने चेक करना है कंसिस्टेंसी, राइट? कि क्या वो कंसिस्टेंट है। सो उसमें हमने क्या था कि वी कंसिडर दैट ऑल द अनबाइस्ड एस्टिमेटर जो है उनमें से जो स्मॉलेस्ट वेरिएंस रखता है वो आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ओके, राइट। ठीक है। सो मैं इसकी मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, वो
काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी में फिर हम चले जाएंगे, मीन प्योर स्टैट्स में चले जाएंगे। सो सिंपल याद रखिएगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो एक्स बार है लाइक जैसे वो म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर भी है, कंसिस्टेंट भी है और एफिशिएंट भी है कंपेयर टू मीडियन एंड मॉड, राइट? राइट ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है ओके, सो जब भी हम एस्टिमेटर आते हैं तो हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, रेदर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी एस्टिमेटर आएगा, जैसे हमारे पास एक्स बार आया था, तो एक्स बार का जो वेरिएंस हमने लिया था तो वो हमने बजाय इसके कि हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेसिकली इसके स्टैंडर्ड एरर के बराबर होता है। सो सिग्मा एक्स बार किसके बराबर होता है, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के, राइट? ठीक है, अब सिग्मा क्या है, बेसिकली ये एक पॉपुलेशन पैरामीटर है। अब हम करते क्या है कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू तो मोस्टली हमें नहीं पता होती, तो हम इसको एस्टिमेट करने के लिए लाइक जैसे अगर हमने सिग्मा एक्स बार निकालना है, सो रेदर देन हम सिग्मा ओवर एन अंडर रूट करें, हम एस्टिमेटर की हेल्प ले लेते हैं। मीन सिग्मा एक्स बार जो है इसका एस्टिमेटर क्या होगा, क्योंकि मुझे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट, राइट? ठीक सर। ठीक है, सो आपके पास जो सिग्मा एस्टिमेटर है, स्टैंडर्ड एरर का एस्टिमेटर होता है वो ऐसा हो। सो दैट मीन जो आपके पास डाटा वैल्यूज हैं, आप क्या करते हो उसी डाटा वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हो और स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड कर दोगे, सो वो आपका क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी, सर सॉरी सर, जरा आप इस पॉइंट को रिपीट कर सकते हैं सर, स्टैंडर्ड एरर। बिल्कुल। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर से हमारे पास क्या मुराद ली जाती है कि बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि आपके जो सैंपल एस्टिमेटर की वैल्यूज़ हैं, मीन जैसे म्यू का एस्टिमेटर क्या है, एक्स बार, एक्स बार, यस सर। ठीक है, कि आपके अगर हम ये कहें कि हम मल्टीपल एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं, मसलन एक्स वन बार, एक्स टू बार, एक्स थ्री बार, ठीक है, अपने डिफरेंट डाटा लेते हुए बेसिकली हम एस्टिमेट तो पॉपुलेशन मीन को ही कर रहे हैं ना, हम सेम पॉपुलेशन से हम मल्टीपल डाटा लेते हुए मल्टीपल सैंपल मीन निकाल रहे हैं, मीन मल्टीपल एस्टिमेशंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर हमें क्या बताता है कि आपके जो एक्स बार के डेट के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं फ्रॉम द मीन, ठीक है, ये जो हम डिफरेंट एक्स वन बार, एक्स टू बार, एक्स थ्री बार, एक्स फोर बार ले रहे हैं, सो ये जो वेरिएशन आ रही है फ्रॉम द मीन, वो कितनी आ रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू स्टैंडर्ड एरर। राइट सर। इज इट क्लियर? जैसे सिंपल वेरिएबल के अंदर उसको हम कहते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन जब आप एस्टिमेटर के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस कैलकुलेट करना चाहोगे तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो जो कि हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सैंपल बेस्ड। राइट सर, ठीक सर। ठीक है, यस। ओके। लाइक जैसे इसी की एग्जांपल हमारे पास है कि सपोज हमारे पास ये 10 वैल्यूज गिवन है, हमने उसका मीन, हमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने उसका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही एम्पिरिकल रूल अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। अब क्योंकि एरर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स बार, राइट? ठीक है, सो मैंने क्या कर दिया म्यू, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया स्टैंडर्ड एरर, और यहाँ पे 2, सो दैट मीन 95% कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये डाटा लिया, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस पे यहाँ पे वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है 2, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि वी आर 95% confident that the true population mean will lie within this range. So right now what we are doing, we are not computing the point estimation but interval estimation, कि आपका based on वही point estimation के ऊपर ही x bar और standard error और standard deviation की basis के ऊपर, ठीक है। ठीक। और सर ये 2 सिग्मा से हम मतलब 3 भी कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, व्हाटएवर। अगर आप यहाँ पे 3 करोगे तो इट मीन आप अपने उस रिजल्ट्स के बारे में कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो जाओगे, 99.73%, राइट सर। ठीक है।
इज इट क्लियर? जी सर। ओके अब हमने क्या करना है, जो थर्ड चीज हमने कही थी, हमने अनबायसनेस कहा, हमने देन कहा कंसिस्टेंसी। ठीक है, अनबायस तो हमने कहा कि अगर आप अपने एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू लो राइट और वो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो एस्टिमेटर अनबायस्ड है। कंसिस्टेंट हमने कहा कि वो कंसिस्टेंटली आपकी जो वेरिएंस है वो कम से कम प्रोड्यूस करे। अब थर्ड जो चीज़ आती है वो होती है एफिशिएंसी। हमने ये चेक करना है कि क्या वो एस्टिमेटर एफिशिएंट है या नहीं। सो हम बेसिकली एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। सो बेसिकली एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम हेल्प लेंगे यहाँ पे रिलेटिव एफिशिएंसी का। सो रिलेटिव एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली मीन स्क्वायर एरर ऑफ एस्टिमेटर 1, मीन स्क्वायर एरर ऑफ एस्टिमेटर 2, हम उनको पे डिवाइड करते हैं। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन अब ये आ गया कि मीन स्क्वायर एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, मीन स्क्वायर एरर ऑफ दैट एस्टिमेटर लाइक मीन स्क्वायर एरर ऑफ सपोज हम कह देते हैं एक्स बार हमने कैलकुलेट करना है, तो वो फार्मूला क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू और होल का स्क्वायर। ठीक है जी। ठीक सर। अब आपने करना ये है कि हम इसी फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, इस सेंस में लिख सकते हैं। क्या मतलब है इसका कि बेसिकली मैंने एक्स बार में से मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक दफ़ा मैंने ऐड कर दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार को। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और प्लस और माइनस किया। सो उसको जब हम रीराइट कर रहे हैं तो उसको ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये समझ आइए कैसे आया? आई थिंक सो जी सर। मैं मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये थीटा। सो हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड को एक दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक सर। माइनस थीटा होल का स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर को ओपन कर लिया। सो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा राइट राइट सर। प्लस 2 इंटू थीटा हेड माइनस दिस और थीटा दिस वन। और जब हम कहते हैं ना 2 इंटू थीटा हेड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड, सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मीन, ये इसकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो जीरो के इक्वलेंट होगी। राइट सर। ठीक है, सो जब ये जीरो हो जाएगा तो बेसिकली आपके पास ये वाला फैक्टर सिर्फ बच जाएगा। अब ये किसका फार्मूला है, दैट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स बार। यही होता है ना? जी ठीक बिल्कुल। है, और जब हम पैरामीटर में से जब एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेशन को माइनस करते हैं सो ये इक्वलेंट होता है 22 के।